अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर डॉक्टर अवैस अहमद। वो तमाम मरीज़ जिनको ओसीडी की बीमारी हो, जिनको सादा अल्फाज में शक, वहम और वसवसे की बीमारी भी कहते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज की वीडियो में पता है मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, एक इंटरेस्टिंग थ्योरी कि ओसीडी की बीमारी क्यों लोगों को होती है। और वो थ्योरी है जेनेटिक थ्योरी ऑफ ओसीडी। जेनेटिक थ्योरी ऑफ ओसीडी आपको दो बातें बताएगी। पहली बात, ओसीडी ख़ानदान में क्यों रन करती है। दूसरी बात, ओसीडी के लिए कौन सा तरीका इलाज ज़रूरी है और इलाज करना इसके लिए ज़रूरी है या नहीं। सबसे पहले थोड़ा पीछे जाते हैं, 1970 और 1980 की बात करते हैं। ये टाइम था 1970 और 1980 के दरमियान का टाइम। साइकेट्रिस्ट ने एक चीज़ नोटिस कर दिया कि यार, जिनके ख़ानदान में ओसीडी की बीमारी हो उनके बच्चों में भी ओसीडी की बीमारी होती है, और उन बच्चों से जो पैदा हो जाए उनमें भी ओसीडी की बीमारी होती है। सादा अल्फाज में ये बीमारी तो ऐसी बीमारी नहीं है कि ख़ानदान में रन कर रही है, ये तो ख़ानदानी बीमारी हमें लग रही है। 1970 और 1980 से पहले कंसेप्ट डिफरेंट था। इसके बाद साइकेट्रिस्ट ने ये चीज़ नोटिस कर दिया। अब ये टाइम था मॉडर्न साइंस का टाइम। मैंने आप लोगों को बता दिया कि साइंटिस्ट इस टाइम पे सवालात बहुत ज़्यादा पूछते थे। साइंटिस्ट ने सवालात पूछना स्टार्ट कर दिया, और सवालात के बाद फिर रिसर्च स्टार्ट कर दिया। उन्होंने आइडेंटिकल ट्विंस पे रिसर्च कर दिया। आइडेंटिकल ट्विंस पे रिसर्च करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंच गए कि अगर एक ट्विन में ओसीडी की बीमारी हो तो 80% चांसेस ये है कि दूसरे ट्विन में भी ओसीडी की बीमारी होगी। इसी तरह उन्होंने फ्रेटर्नल ट्विंस में भी रिसर्च की। रिसर्च का नतीजा ये था, अगर एक ट्विंस में ओसीडी की बीमारी है तो 20% चांसेस ये है कि दूसरे ट्विन में भी ओसीडी की बीमारी हो। तो इससे साइंटिस्ट को पता चल गया कि ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से नहीं होती। ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की गलत सोच की वजह से नहीं होती। ये बीमारी कोई ख़ानदानी बीमारी है, इसका ताल्लुक जेनेटिक्स से है, इसका ताल्लुक इंसान के डीएनए और इंसान के जीन से है। ये टाइम पर आ गया 2000 का टाइम। 2000 के टाइम में रिसर्च और एडवांस होता गया, साइंस और एडवांस होता गया, जीनोम सीक्वेंसेस का टाइम हो गया। साइंटिस्ट ने जीनोम सीक्वेंसिंग के ज़रिए से कुछ जीन्स फाइंड कर दिए, कुछ जीन्स का पता लगा दिया जो जीन्स आपको ओसीडी की तरफ ले जा रहे थे। कुछ जीन्स ऐसे थे जो कि ख़राब आ रहे थे आप में। ख़ानदान में ये जीन्स रन कर रहे थे, लेकिन इन जीन्स में म्यूटेशन हो गई थी। ये जीन्स अपना जो सही और रियल और नॉर्मल फंक्शंस थे वो फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते थे। मेनली इनमें 3 जीन्स इन्वॉल्व थे। जो पहला जीन था वो था SLC6A4, जिसको सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन भी कहते हैं। इस जीन्स में म्यूटेशन हो गई थी। ये जीन्स ठीक नहीं था इन लोगों में। अगर ये जीन्स ठीक ना हो एक इंसान में तो उसमें सेरोटोनिन का लेवल ड्रॉप कर जाएगा। जैसे ही सेरोटोनिन का लेवल आपके दिमाग में गिर जाएगा तो आपको ओसीडी की बीमारी होगी। मतलब आपको ओसीडी की बीमारी में खासकर ऑब्सेशंस इसकी वजह से होंगे। आपको बार बार सोच आएगा कि यार मेरे हाथ गंदे हो गए, आपको बार बार सोच आएगा मैंने दरवाज़ा लॉक नहीं किया, आपको बार बार सोच आएगा कि मुझे जरासीम लग गए हैं। बार बार आपको ये सोच आएगा। ये इस जीन्स की खराबी की वजह से आएगा। आप मुझे यहाँ पे सवाल कर सकते हो कि मुझे तो वो सिर्फ सोच नहीं होता, मैं तो उस काम को बार बार करता हूँ, इसके पीछे भी कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है? यस, एग्जैक्टली, इसके पीछे भी एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। इस कंपल्शन के पीछे जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है DRD2 जीन, जिसको डोपामीन रिसेप्टर जीन भी कहते हैं। इस जीन की वजह से क्या होता है, आपके दिमाग में डोपामीन का लेवल ज़्यादा होता है। आपके दिमाग में डोपामीन का लेवल ज़्यादा होगा तो आपको बार बार कंपल्शन होगा। मतलब आप बार बार उसी काम की तरफ जाओगे, जिस काम के बारे में आपका सोच आता है, जिस काम के बारे में आपको ऑब्सेशंस होती है, उस काम को बार बार करोगे। इसको कहते हैं कंपल्शंस। और इस कंपल्शन के पीछे कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? डोपामीन वाला जीन। अब आप मुझे कहोगे कि ये सोचना, ये ऐसे सोच नहीं होती कि जैसे नॉर्मल लोगों में सोच आता है कि यार दरवाज़ा लॉक नहीं हो, एक दफ़ा जाते हैं दरवाजे को चेक कर देते हैं, दरवाज़ा अगर लॉक है तो फिर वापस रिलैक्स हो जाता है। मेरा जहन जो है वो उसको सुकून नहीं मिलता, वो एक एक्साइटेड स्टेट में होता है, एक जज्बात वाले हालात में होता है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं होता। क्या इसके लिए भी कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है? हाँ मेरे भाई, इसके लिए भी एक जीन रिस्पॉन्सिबल था, जो जीन खराब था, और वो जीन था ग्लूटामेट रिलेटेड जीन। ग्लूटामेट की फंक्शन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि ग्लूटामेट ये एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर है, ये आपके दिमाग को एक्टिव स्टेट में रखता है। ग्लूटामेट वाला जो जीन है वो खराब होगा तो आपके दिमाग में ग्लूटामेट बहुत ज़्यादा होगा। ग्लूटामेट ज़्यादा होगा तो आपका जो लूप और सर्किट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पिछली वीडियोस में, CSTC वाला सर्किट,
वो बार बार एक्टिव होगा, तो सर्किट कंटिन्यूस होगा, वो सर्किट जारी रहेगा और इस तरह सोच आएगा, काम के लिए जाओगे, फिर थोड़ा आरिज़ी तौर पर एंजाइटी ख़त्म होगी, फिर सोच आएगा, फिर काम के लिए जाओगे। इसके पीछे जो ये एक्साइटेशंस मिलती है आपको, ये इस जिन की ख़राबी की वजह से आपको मिलती है। इस थ्योरी को डिस्कस करने से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ओसीडी की बीमारी सिर्फ और सिर्फ सोच की बीमारी नहीं है। ओसीडी की बीमारी सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर की बीमारी नहीं है। ओसीडी की बीमारी आपकी ख़ानदानी बीमारी है। इसलिए स्टैटिस्टिक हमें ये बताती है कि जिनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में किसी को ओसीडी की बीमारी हो, मतलब माँ में हो, बाप में हो, बहन में हो या आपके भाई में हो, सिबलिंग्स में किसी को ओसीडी की बीमारी हो, तो 3 से लेकर 12 मरतबा 12 टाइम्स ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि इस अगले बंदे में भी ओसीडी की बीमारी होगी। समटाइम्स साइंटिस्ट इसको कहते हैं जनरेशनल ओसीडी। जनरेशनल का मतलब है नस्ली, जो कि एक नस्ल से दूसरे नस्ल में जाती है। और कुछ केसेस तो ऐसे रिपोर्ट हो गए हैं कि 3 नस्ल तक ओसीडी की बीमारी चलती रहती है खानदानों में। अगर एक नस्ल में ये ओसीडी है कि वो बार बार जाता है, दरवाजे को चेक करता है, तो अगले नस्ल में भी ये थी और उससे जो आगे तीसरा नस्ल था उसमें भी यही ओसीडी थी। तो इसको जनरेशनल ओसीडी भी समटाइम्स कहते हैं। मजीद स्टैटिस्टिक हमें ये बताती है कि अगर माँ बाप में किसी को ओसीडी की बीमारी हो तो 45% चांसेस ये है कि उसके बच्चों में भी ओसीडी की बीमारी हो। 45% चांसेस ये कम नहीं है। इन सारे स्टैटिस्टिक्स को देख के हम अगर यूँ कहें कि ओसीडी की बीमारी 40 से लेकर 50% एक इंसान के ख़ानदान में रन करती है, मतलब 50% ये ओसीडी की बीमारी ये जीन्स में रन करती है। 50% लोगों जिनमें ओसीडी की बीमारी होती है तो वो बेचारे, उनकी अपना कसूर इसमें नहीं होता, अल्लाह ताला ने उनके डीएनए में ये चीज़ लिखी होती है, उनके जीन्स में ये चीज़ होती है और वो फिर उसके लाइफ में एक्सप्रेस होती है। अब आप मुझे कहोगे कि यार इतना किस्सा सुना दिया आपने मुझे, इसका मुझे फ़ायदा क्या है? इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है अर्ली इंटरवेंशन। जिसके ख़ानदान में ये बीमारी हो और आपको लगे ये कि जो मेरे बच्चे हैं उनमें भी अलामात आ गई ओसीडी के, तो फ़ौरन साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से राबिता करें कि मुझे ओसीडी की बीमारी है और मेरे बच्चों में भी, मेरे बेटे मेरे बेटी में ओसीडी के कुछ अलामात मुझे लगते हैं कि ज़ाहिर हो गए। तो अब मैं क्या करूँ? साइकाट्रिस्ट से साइकोलॉजिस्ट के पास जाए कि वो अर्ली डिटेक्शन करे, वो अर्ली डायग्नोसिस करे, वो अर्ली इंटरवेंशन करे कि उस बीमारी को टाइम पे रोके। क्योंकि ओसीडी की बीमारी जितनी लेट होती है तो मरीज़ के लिए वो काबिल तकलीफ होती है। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि रिसर्च कहती है कि ओसीडी की बीमारी कभी कभार 7 साल तक मरीज़ किसी को नहीं बताता। तो जिसके ख़ानदान में बीमारी हो तो वो टाइम पे जाए डॉक्टर के पास। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको माशरे वाले, होम्योपैथिक वाले आपको हकीम मिसगाइड करते हैं, आपको पीर मुरीद मिसगाइड करते हैं, आपको मौलवी मिसगाइड करते हैं ओसीडी के बारे में। ओसीडी ये नॉर्मल शक और वहम नहीं है जो इंसानों को होता है, ये सही क्लिनिकल बीमारी है। ये एक ख़तरनाक क्लिनिकल बीमारी है। इसका अगर टाइम पे इलाज न किया जाए और इसके लिए दवाई न ली जाए तो एक ख़तरनाक बीमारी हो सकती है। टाइम पे इलाज किया जाए फिर तो ख़तरनाक बीमारी नहीं है, अगर टाइम पे न किया जाए तो फिर ख़तरनाक बीमारी है। सो दूसरा मेरा पॉइंट ये है इस डिस्कशन से कि जिसको भी ओसीडी की बीमारी हो तो उसको चाहिए कि वो इसके लिए मेडिसिन ले लें। अगर आपका जो सेरोटोनिन वाला जीन ख़राब है तो इसके लिए डॉक्टर आपको देगा वो दवाई जो कि सेरोटोनिन को ज़्यादा करे, एसिसाराई, ट्राइसाइक्लिक, एसिनाराई, ये दवाई आपको देंगे। अगर आपका डोपामिन वाला जीन ख़राब है तो डॉक्टर टारगेटेड थेरेपी करेगा, भाई एक मेडिसिन देगा। डोपामिन जो ब्लॉकिंग मेडिसिन होंगे वो आपको देंगे, डोपामिन ब्लॉकर्स, कुछ एंटीसाइकोटिक है। तीसरा जीन अगर आप में ख़राब है एक्साइटेड ग्लूटामेट, तो इसके लिए मॉडर्न रिसर्च कहते हैं कि मिमेंटिन या केटामिन जैसे ड्रग्स आपको डॉक्टर देगा, तो इससे आपकी ओसीडी ख़त्म होगी। सो डिस्कशन से मकसद ये कि अर्ली टाइम इंटरवेंशन हो जाए और साथ में आप मिसगाइडेड ना हो।